हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपीआरओ, यूपीएससी इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी टीचर इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, जीके जीएस मॉक टेस्ट, जीके जीएस मॉक टेस्ट इसका ये दूसरा वीडियो है और ये आपको मालूम होगा कि ये एडिटेरिया के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम लोग पूरे इलेबोरेट करके देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इससे पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर नहीं पाला जाता था। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। ऐसा बात नहीं है। इसका सही जवाब है ए। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता थी जहां पहली बार कपास की खेती का हमें ज्ञान होता है, कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ गेहूं, जौ, चावल इन सभी की खेती की जाती थी और कुत्ते, बिल्ली, घोड़े के अलावा अन्य पशुओं को भी यहाँ पाला जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। तो जैन धर्म के 3 रत्न को आपको मालूम होगा कि जैन धर्म के 3 रत्न जो है वो क्या है। पहला है सम्यक, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक, ठीक है, सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, सही विश्वास, विश्वास मतलब हो गया दर्शन। ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, तो इसका सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये पल्ली छादनम कहते थे। ठीक है, चोल अभिलेख में कहा गया है, चोल अभिलेख में जैन संस्थानों को जो दान दिया जाता था उसको पल्ली छादनम कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसे ब्रह्मदेह कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेह कहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले स्कूल, कॉलेजों, ये सब जो स्कूल के लिए या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए जो विद्यालयों को दान दी जाती थी उसको हम लोग कहते थे शाला भोग। क्या कहते थे? शाला भोग। ये सभी तथ्य आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यही सब तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की कौन सी भाषा में लिखी गई? दोस्तों, मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक है और इससे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। और आपको यह भी बता दे कि मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में खासकर इसमें चर्चा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो देखिए, ये शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपया चलाया। ठीक है, और ये रुपया जो था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। क्या था? चांदी का सिक्का हुआ करता था और ये चांदी का सिक्का 178 ग्रेन का होता था। ठीक है, 178 ग्रेन का एक सिक्का होता था। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ? तो अगर मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व की बात करेंगे तो द्वंद्व अंग्रेज औरंगजेब के समय में हुआ था। इसमें औरंगजेब और शिवाजी के बीच द्वंद्व हुआ था। ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच द्वंद्व हुआ था 1665। ठीक है, याद रखेंगे 1665 में। और ये द्वंद्व जो है पुरंदर की संधि से समाप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है, नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 से प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, देखिए अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ। ठीक है, कुशासन के आधार पर हुआ। और कब हुआ था आपको मालूम है? 1856 में। और इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? आपको मालूम होना चाहिए एस.एन. बनर्जी थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था। और आपको यह भी बता दें एस.एन. बनर्जी साहब के बारे में, एस.एन. बनर्जी साहब ने ये तो बंगाल विभाजन का विरोध किया ही था। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। आपको बता दें
कि 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर से ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ये सभी तथ्य याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी तथ्य काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरा अगला जो प्रश्न है वो है 10वां प्रश्न कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो ये राष्ट्रपिता कह के संबोधित करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। और ये सुभाष चंद्र बोस महोदय ने जब अपना आजाद हिंद फौज के द्वारा जब चढ़ाई करने वाले थे भारत पर, ठीक है, युद्ध करने वाले थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो से, ठीक है, आजाद हिंद फौज के रेडियो से इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ठीक है, ने कब किया था? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगर हम लोग 1867 की बात करेंगे तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। और ये प्रार्थना समाज की स्थापना आपको मालूम होगा किसने किया था? ये केशव चंद्र सेन या आत्माराम पांडुरंग भी याद रख सकते हैं, या फिर एम जी राणा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए 1867 की बात कर लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं 1875 में। ठीक है, 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और 1839 में, ठीक है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था देवेंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में। ठीक है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, ये अटला देवी जो है ये इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? ये 1408 ईस्वी में किया गया था। और अटला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, अटला देवी मंदिर जो था, अटला देवी मंदिर, जिसको बाद में मस्जिद में बदल दिया इब्राहिम शाह सरकी ने, ये कनौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्माण कराया गया था और इसी को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर कितना था? सबसे अधिक था इसी के समय में, और कितना था? 1/2। ठीक है, भू राजस्व आधा था और सल्तनत काल में सबसे अधिक भू राजस्व इसी के काल में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। ठीक है, किसकी समानता? तो देखिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का वचन देता है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, कर्म इत्यादि के आधार पर समानता दिया जाता है। और समानता का अधिकार कितना है? भारतीय संविधान द्वारा समानता के अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में दिया गया है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे अपेक्षा तो रख ही सकता हूं इतना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान के में जोड़ने के लिए सुझाव दिया था? ठीक है, अब ये कौन सी कमेटी थी? तो कौन सी कमेटी थी? ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर ही ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ये भाग, ठीक है, संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। क्या? 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था, आपको मालूम होगा। तो डेफिनेट रूप से ये किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, मूल कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य कितने हैं, ये हमें कमेंट में आप जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अगर बहुल एरिया है, ठीक है, तो उसको अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत ये घोषणा करते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित राष्ट्रपति ये करते हैं घोषणा। ठीक है, आदिवासी एरिया को 244(2), ठीक है, 244(2) आदिवासी एरिया को घोषित करते हैं। चलिए अगला है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा में कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल होता है, सॉरी, कौन सा शामिल होता है? तो गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति। देखिए, ग्राम सभा में सभी व्यक्ति ग्राम विशेष में नहीं होते हैं। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव के विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होता है वही होते हैं, क्योंकि ग्राम विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति में यहाँ अंडर 18 भी आ जाता है। ठीक है, अंडर 18 आ जाता है जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो वैसे लोग जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 243, याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 किसके अनुसार? ख के अनुसार, अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है? देखिए, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, ये पहले जान लीजिए, 15%। अगर आप सपोज कीजिए किसी भी केंद्र या राज्यों में अगर संविधान कुल अगर आप बात कर लेते हैं कि राज्यों में मंत्री कितने हो सकते हैं, अगर अधिकतम संख्या उनके विधान परिषद का, विधानसभा का 100 है तो 15 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, 15% मंत्री हो सकते हैं। तो ये 51वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, और ये कब आया था? 2003 में। ठीक है, कब आया था? 2003 में ये लागू किया गया था। और कम से कम, याद रखिए, कम से कम, अगर कम से कम कितने मंत्री रख सकते हैं? जैसे बहुत ऐसे जगह है जहां विधानसभा में उनकी संख्या 30 है, 43 है, 40 है, तो कम से कम 12 मंत्री तो रख ही सकते हैं, कम से कम 12 मंत्री रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। तो ये संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है? नीति आयोग। ठीक है, और इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह पर किया गया है। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर किया गया है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और ये कब किया गया है? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 2015 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आप डेफिनेट रूप से हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, आप हमें ये कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसके सभापति बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, जो हमारे देश के प्रथम पीएम बने हैं। ठीक है, देश के प्रथम पीएम बने हैं, आपको ये मालूम होगा। और ये अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी और 2 सितंबर को कार्यभार संभाला गया था। ये घोषणा हुई थी। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 को ये सरकार गठन कर लिया गया। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां भी नहीं समझ में आया हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उससे आपको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 241, याद रखेंगे, अनुच्छेद 241। ठीक है, 231 में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए एक है। ठीक है, चंडीगढ़ में। 214 में क्या होता है? 214 में एक्चुअली है क्या कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन का इसमें चर्चा है। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन का इसमें चर्चा है। अगर 239 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये क्या है? प्रशासन से संबंधित। तो आपके सभी इसमें के जितने भी अनुच्छेद है सभी क्लियर हो गए। चलिए अगला है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो सिर्फ लोकसभा में जितने सदस्य होंगे वही करेंगे। तो संसद के सभी सदस्य नहीं करते, इसलिए कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य आ जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें नहीं भाग लेती है, क्योंकि जनता संसदों को चुनती है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ये सही हो जाएगा, सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तो डेफिनेट रूप से ये उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। लेकिन राज्यों के परिषद का विवाद, यह भी सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये दोनों कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं
उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, स्वर्ण चतुर्भुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? ठीक है, स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जहां मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा देश भाग नहीं, इसमें नहीं है, इस स्वर्ण गोल्डन ट्रायंगल में नहीं है? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया इसमें नहीं है। ठीक है, स्वर्ण ट्रायंगल के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आता है। ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आता है। ये आप अगर ट्रायंगल की बात कर लेंगे तो थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, और म्यांमार हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। चलिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात कर लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। ठीक है, कब मनाया जाता है? आप हमें यह कमेंट करके बताइए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये काफी फेमस है। ठीक है, ये काफी फेमस है, इसलिए आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कब प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तो 26वां प्रश्न है कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग काफी महत्वपूर्ण त्योहार है ये लोसुंग। तो ये सिक्किम में प्रचलित है। कहाँ? सिक्किम में प्रचलित है लोसुंग। ठीक है, तो ये आपको भी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में प्रचलित है। भूटिया लेप्चा जो है वो जनजातीय त्योहार है और फसल कटाई के समय, ये सिक्किम का ही जनजातीय त्योहार है भूटिया और लेप्चा, जो फसल कटाई के समय होता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील की बात कर ले तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए सूरज ताल झील, रेणुका झील, नाको झील, ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं सफलता उन्हीं के हाथ लगती है। तो अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता आपसे काफी दूर चली जाएगी। और ये निरंतरता आप अपने पढ़ाई के साथ रखिए, साथ साथ आप रिवीजन। देखिए, हमारा प्रयास यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको मैं प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करा दूं। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरे सीरीज को डेफिनेट रूप से फॉलो कीजिए और कम से कम किसी एक ग्रुप में, जिस ग्रुप का आप मेंबर है उसमें इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ताकि और अच्छा वीडियो आप लोगों को बनाकर मैं दे दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम का सही परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो पहला है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, एकदम नहीं। किसी स्थान पर अजीब घटक, यह भी नहीं है। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? चलिए देखिए, इकोसिस्टम का सही परिभाषा यही है पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, यह भी नहीं है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, यही है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम कहाँ है? जहाँ जीव समुदाय रहते हैं लेकिन उनका जो वातावरण है वो संतुलित होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इकोसिस्टम के घटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? देखिए, कहीं भी पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम 33.33%, ठीक है, 1/3 ये होना ही चाहिए। ठीक है, 33% वन होना ही चाहिए, तभी पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। आपको कमेंट करके बताइए कि भारत में कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत वन है, वन क्षेत्र है? बिहार की बात कर ले तो बिहार में अगर वन क्षेत्र की बात कीजिएगा तो 7.24% है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, मतलब जस्ट एकदम लाइट वृद्धि कह सकते हैं। भारत में कितना वन है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स याद रखिएगा, एपीफाइट्स पौधे। ठीक है, एपीफाइट्स पौधे क्या है? जो यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, एपीफाइट्स पौधे क्या हैं? बहुत अधिक विकसित करते हैं और किस पर ये निर्भर करते हैं? तो यांत्रिक मदद। ये क्या है? एपीफाइट्स पौधे जो होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स पौधे जो हैं वो आश्रित है। ठीक है, आश्रित हैं और ये आश्रय के लिए अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, ताकि देखिए अन्य पौधे पर, लेकिन पोषक तत्वों के लिए वह निर्भर नहीं होते। ये पौधे वर्षा जल वायु स्रोतों से अपना पोषक तत्व हासिल करते हैं, तो सिर्फ यांत्रिक इनको मदद चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए
की स्थापना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की बात हो रही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बी, कंचनजंगा 2002 में। बाकी देखिए सिमलीपाल ये 94 में गठन हुआ इसका, नोकरेक 1988 में गठित हुआ, पन्ना 2011 में गठित हुआ। लेकिन अब सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल कहाँ है? याद रखिए ये उड़ीसा में, ठीक है। कंचनजंगा ये 2000 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 2000 में गठन हुआ था। और कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में। आपको पूरे मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ। नोकरेक कहाँ है? ये नोकरेक के जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। चलिए, पन्ना कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अब सारी चीज क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? जैसे रीजनल लैंग्वेज हो गया, जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार का रीजनल लैंग्वेज क्या हो जाता है? भोजपुरी हो जाता है, मैथिली हो जाता है, पज्जिका हो जाता है। तो इस तरह की भाषा में जजमेंट देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो अगर बात करें तो ये केरल हाईकोर्ट है, जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने अपना जजमेंट दिया है, ठीक है। वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने अपना जजमेंट दिया है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो डायरेक्ट प्रसारण करने वाला, हाईकोर्ट की जो कार्यवाही है उसको प्रसारण करने वाला सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ये गुजरात हाईकोर्ट, ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट है। और यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला कौन सा है? पटना हाईकोर्ट, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा एसएच वास ऐप जारी किया गया? ठीक है, स्वास ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो आपको बताना पड़ेगा। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। स्वास ऐप क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि तमिलनाडु राज्य के स्वच्छता कर्मियों और उसके परिवारों के सदस्यों को कल्याण हेतु स्वास ऐप जारी किया गया है, ठीक है। ये स्वच्छता कर्मी जो भी है वहां के, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए ये स्वास ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संगम सैनिक अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? संगम सैनिक अभ्यास, ठीक है। अगर बात कर ले तो ये संगम सैनिक अभ्यास किसके साथ किया जाता है? अमेरिका के साथ किया जाता है। और ये 7वां अभ्यास था, ठीक है, 7वां अभ्यास था, ठीक है, गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है, ठीक है। कौन है? टोंगा है, जो कब शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है हाल ही में, ठीक है। और अगर बात करें ILO की, तो ILO की स्थापना 1919 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1919 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर टोंगा की राजधानी की बात कर ले तो टोंगा की राजधानी कहाँ है? नूकू, ठीक है, याद रखिएगा, नूकू। चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर ने इनका प्रतिनिधित्व किया था। और क्योंकि विदेशों में इसलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी सम्मेलन मनाते हैं, ताकि हमारी जो भाषा हिंदी है उसका प्रचार प्रसार देश से बाहर भी हो सके, ठीक है। चलिए, भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, तुर्की और सीरिया के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर ले तो इसमें प्रथम स्थान पर है, ठीक है, कौन सा? याद कीजिए, अमेरिका, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर, फायर किसके पास है? अमेरिका के पास है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ठीक है, देखिए, देश का GDP विकास दर जो है वो रहेगा आपका 6 से 6.8% के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। और पूरे विश्व में जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 25% अकेले उत्पादन कौन करता है? भारत। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? देखिए, अंशु की बात कर ले तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है, ठीक है, अंशु कुश्ती खेल से। ग्रैमी पुरस्कार 2023, ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? देखिए, हैरी हाउस, इसको हैरी हाउस को ग्रैमी पुरस्कार 2023 से के एल्बम के, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया जाता है? एल्बम को दिया जाता है, ठीक है। द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, ठीक है, अगर बात कर ले प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक तो ये सलमान रुश्दी हैं। इनके अन्य पुस्तक है जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, ठीक है, सेम,
द सिनेटिव वर्सेस, ये सभी इनके पुस्तक है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? ठीक है, तो देखिए एक्चुअली हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम था वो था क्लोज द केयर गैप। कौन सा था? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला जो प्रश्न है मेरा 46वां प्रश्न है। ठीक है, 46वां प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। और ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका स्टैच्यू है? ये अंबेडकर साहब का है। ठीक है, अंबेडकर साहब का स्टैच्यू है। ठीक है, और ये 70 फुट ऊंचा अंबेडकर साहब का स्टैच्यू है। ठीक है, 70 फुट ऊंचा अंबेडकर साहब का स्टैच्यू है, जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। जनवरी 23 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? कौन सा है? तो देखिए अगर सबसे प्रदूषित शहर की बात कर लेंगे तो हमारे देश की राजधानी ही है। चलिए 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए राज्य दिया गया है और उसके राज्यपाल दिए गए। तो राज्य और राज्यपाल की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक। ठीक है, ये सही है, अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक। मेघालय सुमेलित नहीं है। ठीक है, मेघालय का फागु चौहान। ठीक है, झारखंड का सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, महाराष्ट्र का गणेश लाल, ये नहीं है सुमेलित। ठीक है, महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस। कौन सा है? रमेश बैस। चलिए अगले है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए तुलसीदास का संबंध जो है वो खेल से है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। क्या हैं? ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉलर्स हैं ये, फुटबॉल खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये है संगीता वर्मा। कौन है? संगीता वर्मा। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है, जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और इसके अब तक कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने? 7 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की बात करेंगे तो ये धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 7वें धम्म सम्मेलन है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया ने की थी। ठीक है, इसमें 15 से अधिक देश शामिल हुए। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न। 200वां। ठीक है, 200वां। दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आपको मालूम होना चाहिए। दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आपको मालूम होना चाहिए, ये हमें कमेंट में बताइए। दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? ठीक है, और इनकी एक पुस्तक भी है, आपको मैं पुस्तक का नाम बता देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में इसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। ठीक है, तो ये सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन अगर हुबली की बात करेंगे तो ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ही किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री महोदय ने। और ये प्रधानमंत्री महोदय ने ये हुबली में जो उद्घाटन किया है, हुबली कहाँ है? ये कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है। अब तक हम लोग गोरखपुर को, ठीक है, गोरखपुर को सबसे लंबे स्टेशन के रूप में, दुनिया के सबसे लंबे स्टेशन के रूप में जानते थे, लेकिन अब गोरखपुर को पीछे छोड़ते हुए हुबली हो गया है। ठीक है, याद रखिए ये कितना है? 1.5 किलोमीटर का है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए नेपाल के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? नेपाल के नए राष्ट्रपति को बनाया गया है रामचंद्र पैडोल को। रामचंद्र पैडोल को नए राष्ट्रपति वहां के बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने याओसांग उत्सव मनाया गया? देखिए याओसांग उत्सव की बात करेंगे तो ये हर बार मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। याओसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग डेफिनेट रूप से करेंगे तभी जाके आप बेहतर कर पाएंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से अगर सम्मानित करने की बात होगी तो ये हैं कौन? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं
और इनको महाराष्ट्र का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1996 से की गई है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली प्रथम महिला ड्राइवर कौन बनी है? देखिए, वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली अगर प्रथम महिला की बात करेंगे तो ये सुरेखा यादव, ठीक है। इन्होंने ये सुरेखा यादव जो है वंदे भारत की पहली ड्राइवर बनी है और इन्होंने ट्रेन चलाई कहां से कहां तक? होसलपुर से मुंबई तक, ठीक है। कहां से? याद रखिए, शोलापुर से मुंबई तक इन्होंने ट्रेन चलाई है। शोलापुर से मुंबई, ठीक है, मुंबई तक इन्होंने ट्रेन चलाई है। चलिए अगला है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? देखिए, अक्टूबर नवंबर में ये रबी फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। बुआई अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में इसमें काट लिया जाता है, ठीक है। और खरीफ फसल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो खरीफ फसल का, ठीक है, खरीफ फसल जो है वो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जबकि जून जुलाई में इसको बोया जाता है, ठीक है। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और कपास में दूसरी, मतलब कपास के बाद जो है जूट दूसरी बड़ी रेशा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? देखिए, अगर म्यांमार से अगर लगने की बात करेंगे तो किस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम सीमा जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में म्यांमार के साथ साझा होता है और लगभग 520 किलोमीटर सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्या कारण बताइए? देखिए, शीत ऋतु में वर्षा होने का मुख्य कारण हो जाता है पश्चिम विक्षोभ, ठीक है। कौन सा? पश्चिम विक्षोभ। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। यहाँ वर्षा रबी फसल के लिए काफी सहायक सिद्ध होता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा सेंटोस। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये कई एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है, ठीक है। कॉफी पोर्ट सेंटोस, ठीक है। और सेंटोस कहाँ है? देखिए, विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? ये ब्राजील में होता है, ठीक है, ब्राजील में होता है। तो ब्राजील में ही ये सेंटोस है, बंदरगाह है, ठीक है, कॉफी पोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। कौन सा? कुमाऊं हिमालय का भाग है और ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है, ये याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में पड़ता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है नंदा देवी चोटी, ठीक है। यह हिमालय की प्रमुख चोटियों में कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि सभी आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वीपों के समूह लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? प्रवाल, ठीक है, ये प्रवाल के द्वारा निर्मित है। और आपको मालूम होना चाहिए कि लक्षद्वीप में 36 छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। कितने? 36 छोटे छोटे द्वीप है और इसको 1956 में, ठीक है, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट 65वां प्रश्न है। 65वां प्रश्न है कि दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये दूधगंगा जो है वो किसकी? चिनाब की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। भार का एसआई मात्रक बताइए। भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन, ठीक है। भार का एसआई मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, न्यूटन, ठीक है। भार प्रेशर बल, ठीक है, ये न्यूटन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, लंबाई, ये ग्राम जो है वो इसका, ये ग्राम एक्चुअली केजी इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, किलोग्राम ये वजन का, ठीक है, वजन का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है वो मेरा संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है समुद्र के वस्तुओं को, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए? तो ये पनडुब्बी में प्रयोग किया जाने वाला है, उसको कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं को पानी से ऊपर की ओर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय का कार्य हो रहा है वह प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों?
उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर धनात्मक कार्य पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दो कण है, अगर इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच के कणों का क्या प्रभाव होगा, तो डेफिनेट रूप से ये कमजोर पड़ जाएगी कि डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगी। ठीक है, उपेक्ष बल और भार कार्य करता है। ठीक है, उपेक्ष बल और भार कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, तो ये कार्य करता है दोस्तों विपरीत दिशा में। ये उपेक्ष बल और भार जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में काम करता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है, तो देखिए, तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है। ठीक है, तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग की विशेषता आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है, ये माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, तो दूध से दही में परिवर्तन, ये कैसा परिवर्तन है, दूध से दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये नहीं है। रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो देखिए, परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन साहब ने बताया। सबसे पहले किसने, डाल्टन साहब ने बताया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्य ताप पर अगर द्रव अवस्था में बात कर लेंगे तो एक गैलियम होता है। कौन सा होता है, गैलियम होता है। तो इसका आपको मालूम होना चाहिए कि गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका प्रतीक आपको गैलियम Ga से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। ये गैलियम जो है वो मुलायम तो होती ही है, चांदी जैसी सफेद होती है, लेकिन सामान्य ताप अवस्था में क्या होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब धातु क्या है, वैसे तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन वैसे एलिमेंट्स जिसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अधातु होते हैं। इसमें आपको देखिए 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये 1 है, तो ये धातु हो गया। अधातु कौन हो गया इसमें, इसमें धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब अधातु। ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे एक तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है। देखिए, परमाणु क्या होता है, परमाणु भार के लिए जिम्मेदार कौन होता है, किसी भी तत्व के भार के लिए जिम्मेदार कौन होता है, परमाणु भार के लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसका परमाणु क्रमांक। ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीकरण तभी होगा जब कोई भी एलिमेंट्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है और दूसरा ग्रहण करता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो जाता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, एलिमेंट्स में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न जो है मेरा ये है 78, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण है क्या है। अगर लवण का पीएच मान 0 है तो वो सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। ठीक है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। याद रखिएगा, लवण का पीएच कितना होता है, लवण का पीएच कितना होता है, ये होता है 0 से 3.5 तक। ठीक है, लवण का पीएच। और जब ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल एसिड होता है तब लवण का पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, वो कितना हो जाता है 10.5 के आसपास। चलिए, नेक्स्ट है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन हो। देखिए, जलीय विलयन में अगर किसी अम्ल और क्षार की बात करेंगे तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है। क्या करता है, क्षार जल में OH- आयन करता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं HCl की, ठीक है, HCl की बात कर लेते हैं। जैसे ही ये आयन में टूटेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये आयन में टूटेगा तो Cl- और H+ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब भी होगा तो OH- में जैसे ही आएगा, जैसे NaOH की बात कर लें तो NaOH
जलीय विलयन की बात हो रही है, यहाँ जल नहीं है तो जलीय विलयन की बात करेंगे तो NaOH को देखिए, NaOH जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो यहाँ Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? कि उस निष्क्रिय गैस को हम लोग हीलियम कहते हैं। पहला गैस पहला आवर्त सारणी में है तो हीलियम कहेंगे, He। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है? 2। नेक्स्ट है, धातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? धातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? देखिए एक्चुअली अधातु है, ठीक है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होगा? तो व्यापक उपयोग खाद बनाने में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उर्वरकों के उत्पादन में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। देखिए कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम कार्बोनेट हो गया वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा, ये वॉशिंग सोडा हो गया। और आगे बात करते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का, तो फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होता है, ये फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? हिमेटोलॉजी, देखिए हिमेटोलॉजी जब भी होगा तो ये रक्त से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? रक्त से संबंधित होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृक्षों और झाड़ियों का, डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी। वायरोलॉजी क्या हो गया? विषाणुओं का। और टिश्यू कल्चर हो गया कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का निर्माण, ठीक है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए पानी के कमी के कारण जो कोशिका, ठीक है, कोशिका संकुचित होने लगती है, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, लिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक की बात करेंगे तो ये होता है एडिपोज ऊतक। कौन सा होता है? एडिपोज ऊतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्रक्रिया दोस्तों विभेद कहलाता है। क्या कहलाता है? विभेद कहलाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया विभेद कहलाता है। यह लगातार विभेदन के माध्यम से जीव शरीर में वृद्धि होती है। इसी विभेदन के माध्यम से शरीर में वृद्धि होती है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है कार्बन, ठीक है। पादपों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन, इसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? देखिए अनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन की बात करेंगे तो मेंडल साहब ने दिया था, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? अनुवांशिक सिद्धांत क्या है कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उसको वंशानुगत लक्षण जो ट्रांसफर होते हैं वही कहलाता है अनुवांशिकी, ठीक है। और आधुनिक अनुवांशिकी का जनक भी ग्रेग मेंडल को ही कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक का संबंध, ठीक है, किससे है? एनिलिडा से। किससे है? एनिलिडा से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो ये होमोडोंट दांत जो है वो किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, ठीक है। मछली में ये होमोडोंट दांत पाया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को पचाने में, ठीक है, भोजन को पचाने में सहायक होता है, पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया ये अमाशय से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अमाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अमाशय से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? मतलब वायरस से होने वाला रोग नहीं है। इसमें से कौन सा रोग जो आपको बताना है कि वायरस से नहीं होता है? तपेडिक टीबी, ठीक है, ये वायरस से नहीं होता है, ठीक है। बाकी सभी वायरस से होने वाला रोग है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष अगर बात करेंगे हम लोग तो ये अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, ठीक है, ऑप्शन बी। पीसी महालनोबिस जो है बहुत दिन तक योजना आयोग से संबंध भी इनका रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए
कि ये पीसी महालनोबिस और डॉक्टर आर गडगिल ने इसके सदस्य, समिति के सदस्य भी थे, इसमें आर गडगिल भी थे सदस्य, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही जवाब इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्षतिपूर्ति देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या करते हैं? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, ये हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न, मैथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 96वां प्रश्न मैथ से जुड़ा हुआ है और इसका ए सही जवाब होगा। 39 और 156 के बीच माध्यमिक अनुपात x तथा 24 और 36 का तृतीयक अनुपात y है, तो 6x:3y का मान क्या होगा? 2:3, ठीक है। 97वां प्रश्न भी मैथ से जुड़ा हुआ है और आप इसको पॉज कर देख लेंगे प्रश्न को, और प्रश्न को बनाने के बाद आपको बता दें कि इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 15 मिनट, ठीक है। उसी तरह 98वां प्रश्न भी मैथ से जुड़ा हुआ है और 98वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। ये सब सॉल्व करके आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। 99वां प्रश्न भी आपका मैथ से ही जुड़ा हुआ है और इसका ए सही जवाब हो जाएगा 18,400, और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को, यह भी मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1800। इस प्रकार से आपने दूसरा मॉक टेस्ट को अच्छी तरह से देख लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपने दूसरा मॉक टेस्ट देख लिया है। ये मॉक टेस्ट अगर आपको आपके रिवीजन के लिए अगर अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेट रूप से इसके पूरे सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और इस तरह के और सारे मॉक टेस्ट आएंगे। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके इसे अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में या फिर अपने सर्किल में या आप जिस भी ग्रुप में सदस्य हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले, हम और अच्छे वीडियो आपको बनाकर दें। और बहुत जल्दी आपको एनसीईआरटी सार संग्रह का भी सीरीज आने वाला है, बहुत जल्द उसका भी सीरीज मैं लाऊंगा, उस पर भी काम चल रहा है। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।